नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अब तक डॉक्टर दानिश के साथ हाजिर हैं। नाज़रीन आज एक एक्सक्लूसिव प्रोग्राम है और एक लिहाज से ये बहुत ही अहम प्रोग्राम है क्योंकि इसमें कुछ अहम तरीन आगाही है जो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान या पाकिस्तान से बाहर जो भी इस प्रोग्राम को देखेगा उसको एक मेजर आगाही हासिल होगी। वैसे तो बज़ाहिर जो थोड़ी बहुत आपको भी पता है कि जी कैंसर एक बड़ा मोज़ी मर्ज़ है, उसकी ट्रीटमेंट भी है, लेकिन वो डिपेंड करता है कि किस स्टेज पे है, कहाँ है, कैसा है। दुनिया भर के साथ साथ पाकिस्तान में भी जो कैंसर के पेशेंट हैं उसमें तेज़ी से इजाफ़ा हो रहा है। 2018 की एक रिपोर्ट में देख रहा था तो उसमें तकरीबन 1,50,000 से ज़्यादा कैंसर के मरीज़ हैं और सालाना बेसिस पे तकरीबन 1200-1400 के करीब इजाफ़ा हो रहा है। कैंसर बहुत से किस्म का होता है, जिसमें आपका चेस्ट का है, तो आपका इंटेस्टाइन का है, तो ब्लड का है, ट्यूमर है, बहुत सारे। पाकिस्तान में छाती का कैंसर काफ़ी ज़्यादा होता है। जो मैं बताना चाह रहा हूँ ये है कि पाकिस्तान में भी कैंसर का इलाज किया जाता है, लेकिन बहुत सारे शोबे हैं। कुछ जगह बहुत ज़्यादा लोगों को है, जैसे शौकत खानम के हवाले से बात की जाती है तो वो बहुत ज़्यादा लोगों को पता है। लेकिन आज जिसकी मैं आगाही दे रहा हूँ, मैं ख़ुद एक डॉक्टर, उस इदारे में मैं एज ए डिप्टी डायरेक्टर काम किया, लेकिन क्योंकि पॉलिटिकल इश्यूज़ इतने ज़्यादा हैं कि हम इस तरफ कभी तवज्जो नहीं दे सके कि ये कितना अहम है कि इसको लोगों तक पहुंचाया जाए। चुनांचे जिन्ना पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल सेंटर पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है और उसकी बेमिसाल खिदमात है और वहाँ पर कई मरीज़ों का इलाज होता है। पाकिस्तान के दीगर सूबों से लोग वहाँ आते हैं इलाज में। लेकिन आज पर्टिकुलरली जिस केस के ऊपर मैं बात करने जा रहा हूँ वो ये है कि पाकिस्तान में जिन्ना पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल सेंटर, जहाँ बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं और वहाँ इलाज होता है, वहीं एक डिपार्टमेंट है रेडियोलॉजी। और रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट जिन्ना पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल सेंटर का फेस है। यानी अगर आप रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट, जो कि इस वक्त पाकिस्तान का बेहतरीन, बल्कि पाकिस्तान के दीगर जो ममालिक हैं उनमें कंपेयर करें, तो आपको जिन्ना पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल सेंटर की रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मिलेगा। और वहाँ जो मेहनत करके इस जगह को बनाया है वो डॉक्टर तारिक महमूद है। उन्होंने बहुत काम किया। मैं उस इंस्टीट्यूट में एज ए डिप्टी डायरेक्टर काम कर चुका हूँ और मैंने उनको काम करते हुए देखा है। और अब जिस आपके जो ऑपरेशन है, जो मशीन है जो इन्होंने इंस्टॉल किया है, अभी तो मैं उनसे पूछूंगा, मेरे मेहमान भी हैं। साइबर नाइफ एक बहुत ही जदीद, कहते हैं 30 से 40 मिनट के अंदर कैंसर के मरीज़ का इलाज कर दिया जाता है और जिन्ना पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल सेंटर में ये ट्रीटमेंट जारी है। और ना सिर्फ पाकिस्तान से बल्कि पाकिस्तान के बाहर से भी लोग यहाँ आ रहे हैं। और यहाँ एक और बात, मैं किस हद तक सही हूँ डॉक्टर साहब तस्दीक करेंगे कि अमेरिका जैसी जगह पर साइबर नाइफ तकरीबन 290 समथिंग ये मशीन दुनिया भर में है। और अमेरिका में इसके ऊपर जो ख़र्च आता है वो तकरीबन कहा जाता है कि जी 50 to 90,000 डॉलर है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर डॉक्टर तारिक महमूद की वजह से जिन्ना पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल सेंटर में इस मशीन के ज़रिए जो इलाज हो रहा है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, जो मेरी इत्तला है। देखते हैं आगे क्या होता है। इस वक्त हमारे मेहमान हैं जनाब हेड ऑफ रेडियोलॉजी, साइबर नाइफ एंड केमोथेरेपी, जिन्ना पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल सेंटर, प्रोफेसर तारिक महमूद साहब। आपका शुक्रिया सर, आपने ज्वाइन किया। सर थोड़ा सा जो गुफ्तगू मैंने की है साइबर नाइफ के हवाले से, पहले तो हम इस पे आ जाते हैं पर्टिकुलरली कि ये साइबर नाइफ क्या है, आपने कब इंस्टॉल किया, किस किस्म का ये इलाज करता है, कौन सा कैंसर का इलाज होता है, किस स्टेज
तक होता है और इसका तरीक़ेकार क्या है, और क्या वाकई जो मैंने कहा है फ्री ऑफ कॉस्ट होता है या इसमें आप चार्ज करते हैं? देखें, साइबर नाइफ एक रोबोट है जो रेडिएशन के ज़रिए मरीज़ के कैंसर की सर्जरी करता है, इसीलिए इसको साइबर नाइफ रोबोटिक रेडियो सर्जरी कहते हैं। ये अर्ली स्टेज के कैंसर को रेडिएशन के साथ क्योर करता है। जो इस वक्त हमारा, जो हमने 2012 में ये फैसिलिटी लगाई थी, अल्हम्दुलिल्लाह अभी 2023 में हमारे पास 2012 में लगाई थी? 2012 में लगाई। इस वक्त 2023 है, 23 है। तो उस वक्त से अल्हम्दुलिल्लाह हज़ारों मरीज़ों का हम सक्सेसफुल इलाज कर चुके हैं। आपने ठीक कहा कि दुनिया में 50 से 90 हज़ार डॉलर, बल्कि इस वक्त 1,20,000 डॉलर यूएस में चार्ज किए जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया में ये सब प्राइड सब पाकिस्तानियों के लिए है कि पाकिस्तान वो वाहिद जगह है जहाँ पे ये फैसिलिटी फ्री ऑफ चार्ज है। दुनिया में सिर्फ 8 और ऐसे सेंटर हैं जहाँ पे कि एक हॉस्पिटल में 2 साइबर नाइफ है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास 2 साइबर नाइफ हैं। अच्छा जी। और अभी गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने हमें 4.1 मिलियन डॉलर दिए हैं, जिससे हम एक तीसरा यूनिट लगाने लगे हैं। ये यूनिट बेसिकली हम उसको रिप्लेस कर देंगे जो पुराना यूनिट है, क्योंकि जो हमने 2012 में यूनिट लगाया था वो तकरीबन 2.5 घंटे में मरीज़ को करता था। फिर 2015 में हमने उसको अपग्रेड किया तो वो कोई 90 मिनट में मरीज़ को ट्रीट करता था। उसके बाद 2018 में हमने जो सेकंड साइबर नाइफ लगाया वो 45 मिनट में मरीज़ को ट्रीट कर देता है। और इंशाल्लाह जो अब हम लगाने जा रहे हैं, होपफुली 3-4 महीने में आ जाएगा यूनिट, वो 15 मिनट के अंदर मरीज़ को ट्रीट कर देगा। अच्छा, इसमें आप बेहोश करते हैं, कोई सर्जरी का आइटम यूज़ होता है या सिर्फ रेडिएशन से आप इसको नहीं, इसके अंदर किसी किस्म की कोई बेहोशी, कोई एनेस्थीसिया, किसी किस्म का कोई पेन, कुछ नहीं होता। इट सीम्स लाइक अ फिक्शन, ये स्टार ट्रेक मूवी जैसा लगता है। अभी आजकल की जनरेशन ने नहीं, हमने तो देखी है कि मरीज़ उस रोबोट वाले कमरे में एंटर होता है, लेट जाता है, उसको सिर्फ हम हिले ना कोई स्ट्रैप कर देते हैं और उसके बाद वो रोबोट उसके गिर्द घंटा या 1.5 घंटा जो भी उसका ट्रीटमेंट है, जैसे मैंने कहा फ्यूचर में ये 15 मिनट हो जाएगा, उसके गिर्द घूमता है, मरीज़ कमरे से चल के वापस निकलता है। कोई इंजेक्शन नहीं, कोई बेहोशी नहीं, कोई किसी किस्म का पेन नहीं, और अल्हम्दुलिल्लाह वो ट्यूमर उसका क्योर हो जाता है। जैसे मैंने बताया कि 2012 से हम कर रहे हैं, तो अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास हज़ारों मरीज़ हैं जिनको हम सक्सेसफुली ट्रीट कर चुके हैं। किस किस्म के कैंसर का इलाज आपके पास इस रोबोट के ज़रिए है और किस किस्म के कैंसर का नहीं है? एक तो मुझे ये फ़र्क आप बताइएगा, और दूसरा ये कि स्टेजेस होती हैं कैंसर की। जैसे आपने कहा अर्ली स्टेज, तो 1, 2, 3, 4 कौन सा स्टेज ऐसा है जहाँ पर, जो मेरे सुनने वाले हैं बहुत सारे ऐसे लोग होंगे कैंसर के मरीज़ जिनको इनका पता नहीं है, तो वो अगर उस स्टेज में हैं तो वो आप तक पहुँच सकते हैं? तो आपके सवाल के 2 हिस्से हैं। मैं पहले इस पे कर दूं कि क्योर उसी वक्त मुमकिन है जब स्टेज 1 हो या कुछ केसेस में स्टेज 2 हो। जनरली आपको पता है, आप डॉक्टर हैं, स्टेज 1, 2, 3, 4 होता है। 3 और 4 के अंदर जनरली क्योर मुमकिन नहीं होती, ठीक है, मेटास्टेसाइज ज़्यादा फैल गया होता है इस तरह। तो स्टेज 1 को 100% क्योर कर लेता है। कुछ केसेस में स्टेज 2 को भी मैनेज करता है, लेकिन 3-4 को फिर हम साइबर नाइफ से नहीं करते। हमने एक नई मशीन लगाई है जो कि पाकिस्तान में अभी वाहिद मशीन है, टोमोथेरेपी। अच्छा। और अल्हम्दुलिल्लाह ये कोई 4.5 मिलियन डॉलर का यूनिट है, और हमारा दूसरा यूनिट भी हमने पेशेंट एड फाउंडेशन। और ये पाकिस्तान में सिर्फ आपके हैं? ये अभी शौकत खानम वगैरह में नहीं, कहीं पाकिस्तान में नहीं है। रीजन में एक किंग फैसल रियाद में, एक जॉन हॉपकिंस तवाम में है, लेकिन रीजन में जी, और लेकिन फ्री अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास ही है, ठीक है। और हमारा सेकंड यूनिट भी आ रहा है, उस पर कोई 50-55 मरीज करते हैं, वो रेडियोथेरेपी करता है। तो रेडियोथेरेपी में स्टेज 1 to 4 हर तरह के पेशेंट ट्रीट होते हैं। साइबर नाइफ पे अर्ली स्टेज होता है, और अर्ली स्टेज का वही मतलब है कि स्टेज 1 सम केसेस में 100% क्योर है आप कहते हैं? हाँ जी, प्रोग्नोसिस जो है उसका 100% क्योर, हाँ, अगर अर्ली स्टेज में, अर्ली स्टेज पे। अब आ जाते हैं कि किस को, तो साइबर नाइफ जो है ना, ये ट्यूमर को जला के उसी जगह पे ख़त्म कर देता है। तो इस, अब जैसे हमारी इंटेस्टाइन है, आंतों में अगर किसी जगह साइबर नाइफ उसको जलाएगा तो बाद में उस जगह पे होल बन जाएगा। तो साइबर नाइफ सॉलिड ऑर्गन के अंदर, जैसे ब्रेन है, जैसे स्पाइन है, जैसे प्रोस्टेट है, जैसे लिवर है, जैसे लंग है, तो इनके सॉलिड ऑर्गन के सॉलिड ट्यूमर्स को ट्रीट करता है। ये सिस्टिक ट्यूमर को ट्रीट नहीं करता, या एलिमेंट्री कैनाल जैसे हमारा मुंह है, आंतें हैं, इनके कैंसर को नहीं करता। वो कैंसर जो है वो फिर हम टोमोथेरेपी के ज़रिए करते हैं। तो इस वक्त जो ब्रेन एंड स्पाइन हमारे 80% केसेस तो इसके हैं। लेकिन जैसे आपने कहा कि लोगों की मालूमात के लिए, इस वक्त दुनिया में जितनी भी टेक्नोलॉजी प्रोस्टेट के कैंसर को ट्रीट करने की, उसमें कोई भी टेक्नोलॉजी, ना सर्जरी,
ना ब्रेकी थेरेपी, ना कन्वेंशनल रेडिएशन साइबर नाइफ को बीट कर सकती है। तो अगर किसी को प्रोस्टेट का स्टेज 1 कैंसर हो तो साइबर नाइफ से बेहतर कोई मोडालिटी नहीं, नंबर 1। नंबर 2 ये कि औरतों के ब्रेस्ट कैंसर के बारे में बहुत अवेयरनेस क्रिएट की जाती है और की जानी चाहिए, ज़्यादा लोगों तक को पता लगे ताकि अर्ली स्टेज में डिटेक्ट हो। लेकिन मेन प्रोस्टेट के बारे में बहुत कम बात की जाती। 50 साल की उम्र के बाद प्रोस्टेट रिस्क आना शुरू हो जाता है। ये NHS UK की स्टडी है कि या उनके पास चूँकि हर बंदे की ऑटोप्सी होती है तो 90% ऑफ द मैन एट द एज ऑफ 90 हैव प्रोस्टेटिक कैंसर। ठीक है, 90% आदमी 90 साल की उम्र में उनको होता है और ये रिस्क 50 साल के बाद बढ़ना शुरू हो जाता है। उसका सिंपल सा 500,000 रुपये का ब्लड टेस्ट होता है PSA, साल में एक दफ़ा कराएं, PSA एलिवेटेड आए, बायोप्सी कराएं, साइबर नाइफ कराएं, आप 100% क्योर हो जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक जितने भी केसेस हमने ब्रेन तो 2012 में किया, साइबर नाइफ 2013 से हमने किया, इसके अंदर पाकिस्तान के बड़े बड़े नोटेबल प्रोफेसर्स, फौज के पॉलिटिशियंस, इस तरह के लोग हैं जिनको हमने ट्रीट किया और अल्हम्दुलिल्लाह ऑलमोस्ट 99% सक्सेस। ये ब्रेन ट्यूमर की जहाँ आपने बात की, इसमें वो जो होता है कि जी ये कैंसरस है, ये बेनाइन है, तो बेनाइन का तो शायद इतना मसला नहीं है, तो आप ट्रीटमेंट बेसिकली उस ट्यूमर का करते हैं जो कैंसर से रिलेटेड होता है। देखिए, कैंसर बिनाइन भी होता है, मैलिग्नेंट भी होता है। ठीक है, तो हम कोई भी ट्यूमर जो हो इरिस्पेक्टिव ऑफ दैट कि वो बिनाइन है या मैलिग्नेंट है, हर तरह के ट्यूमर को कर सकते हैं। लेकिन जो जैसे ब्रेन है तो ब्रेन के अंदर किसी को एक्यूस्टिक न्यूरोमा है, श्वानोमा है, मेनिंजियोमा है, AV मेलफॉर्मेशन है या पेनफुल कंडीशन है ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया, ये सब बड़ी तकलीफ दे बीमारियां हैं और इसमें ज़्यादातर ट्यूमर्स हैं। ये लोकली मेटास्टेसाइज नहीं करते लेकिन लोकली मरीज़ को डिसेबल बना देते हैं, तो ये सब 100% क्योर हो जाते हैं। ब्रेन के मैलिग्नेंट ट्यूमर जिसे हम ग्लायोमास कहते हैं, उनको अप फ्रंट साइबर नाइफ से नहीं किया जाता। उनमें हम यही रिकमेंड करते हैं कि पहले सर्जरी कराएं, उसके बाद होल ब्रेन रेडिएशन और फिर कीमो एंड रेडिएशन किया जाता है। लेकिन जो इस तरह के मतलब एक बहुत बड़ा ग्रुप है ब्रेन ट्यूमर्स का जो साइबर नाइफ के साथ 100% क्योर हो सकता है। अच्छा सर, अमूमन हम सुनते हैं कि जब ये रेडिएशन होती है तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स वगैरह भी बहुत ज़्यादा होते हैं, तो लेकिन बहरहाल कैंसर एक ऐसा इलाज है कि ज़िंदगी बचाने के लिए बहुत सारी चीज़ों की क़ुरबानी देनी पड़ती है। तो क्या साइबर नाइफ के ज़रिए जो ट्रीटमेंट हो रही है, ये सर्जरी हो रही है, ये जो रेडिएशन हो रही है, जो कुछ भी हो रहा है, उसका साइड इफ़ेक्ट के हवाले से असरात कंट्रोल्ड हैं? तो दुनिया में तकरीबन 14,000 के करीब रेडियोथेरेपी के यूनिट लगे हैं, उनमें से 80 के करीब पाकिस्तान में। ठीक है, तो आपका 100% बात ठीक है कि रेडिएशन के बहुत साइड इफ़ेक्ट होते हैं। उसकी लिमिटेशन क्या होती है कि रेडिएशन की जो मशीन है ना, वो ट्यूमर को 7-8 जगह से हिट कर सकती है, इससे ज़्यादा जगह से हिट नहीं कर सकती। तो ट्यूमर को जब रेडिएशन बॉडी में भेजी जाती है तो वो जिन हेल्दी टिश्यू से पास होती है उनको भी डैमेज करती है। साइबर नाइफ 6-7 जगह के बजाय ट्यूमर को 1200 जगह से हिट कर सकता है। ठीक है, और इसकी बीम जो होती है वो पेंसिल थिन बीम होती है, तो उसका साइड इफ़ेक्ट जब हेल्दी टिश्यू से पास होती है तो नहीं होता। तो साइबर नाइफ की जो सबसे बड़ी ब्यूटी है वो ये है कि ये 1 मिलीमीटर से ज़्यादा हेल्दी टिश्यू नहीं डिस्ट्रॉय करता। और नंबर 2, जब इसकी बीम जब हेल्दी टिश्यू से पास होती है तो उसको ऐसा डैमेज नहीं करती। नंबर 3 कि बाज़ ऑर्गन बड़े क्रिटिकल होते हैं, तो उन ऑर्गन्स को चूँकि 1200 ऑप्शन होती है ट्यूमर को हिट करने का, तो आप उन ऑर्गन को अवॉइड करके ट्यूमर को हिट कर लेते हो। तो यही साइबर नाइफ की ब्यूटी है कि इसके साथ वो साइड इफ़ेक्ट नहीं है जो रेडियोथेरेपी, कन्वेंशनल रेडियोथेरेपी के साथ होते हैं। इसीलिए ये सर्जरी और इन चीज़ों को रिप्लेस कर रहा है। जैसे सर्जरी में ब्लीडिंग है, इन्फेक्शन है, वो कॉम्प्लिकेशंस है, तो जब साइबर नाइफ इन चीज़ों को रिप्लेस कर रहा है तो उसकी मेन सबसे बड़ी रीज़न सेफ्टी ऑफ द पेशेंट है। एक तरफ सेफ्टी भी है और दूसरा आपने क्योरमेंट बताया कि अगर अर्ली है तो 100%, सर्जरी का तो 100% नज़र नहीं आता। मैं यहाँ पे ये भी पूछना चाहूँगा कि क्या ये ब्लड कैंसर के हवाले से इसमें कोई साइबर नाइफ की इन्वॉल्वमेंट है या नहीं है सर? नहीं, देखिए ब्लड कैंसर जो है, साइबर नाइफ मैंने बताया कि ये रोबोट है जो सर्जरी करता है, तो ब्लड कैंसर पूरे ब्लड में फैला होता है। तो कोई भी चीज़ जो पूरी बॉडी में फैली हुई हो तो उसके लिए फिर साइबर नाइफ नहीं होता, उसको कीमोथेरेपी से ही करना होता है कि ब्लड जो है उसके ज़रिए मेडिसिन जो है हर एक सेल तक पहुँचे। तो ब्लड कैंसर के अंदर साइबर नाइफ का कोई रोल नहीं है। सबसे ज़्यादा ब्रेन ट्यूमर, स्पाइन के ट्यूमर्स, और जैसे मैंने कहा कि ख़ास तौर पे अभी जो हमारे बड़े इनकरेजिंग रिजल्ट्स हैं जो कि प्रोस्टेट के ट्यूमर, लेकिन उसके अलावा हम लिवर भी करते हैं, लंग भी करते हैं,
और अर्ली स्टेज के बाकी डिजीज़ के ऑर्गन्स को भी करते हैं। अच्छा सर, ये बहुत सारे ऐसे लोग अभी सुन रहे होंगे और वो अपने इनिशियल स्टेजेस में भी हो सकता है बहुत बड़ी तादाद, तो आपके पास तो पूरे पाकिस्तान से लोग आते हैं, पाकिस्तान से बाहर के भी लोग आते होंगे, तो उसको किस तरह मैनेज करते हो कि आपके पास ये मशीन है, एट ए टाइम आप कितने लोगों को एक दिन में शामिल करते हैं और अगर आने वालों को कितना टाइम देते हैं? देखिए, हमने जैसे 2012 में यूनिट लगाया, फिर 15 में उसको अपग्रेड किया, 18 में दूसरा यूनिट लगाया, अब एक नया यूनिट लेने जा रहे हैं और पहले का टाइम 2.5 घंटे था, जो नया लग रहा है उसका 15 मिनट है। तो हम अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग साथ साथ कर रहे हैं। बदकिस्मती से पाकिस्तान में अर्ली स्टेज का कैंसर उस तरह डायग्नोज नहीं होता जैसे डेवलप वर्ल्ड के अंदर होता है, तो इस वजह से हम अपना पेशेंट का बैकलॉग, लेकिन आप समझ लें कि विद इन 4 वीक्स हर तरह का पेशेंट मैनेज हो जाता है, नंबर 1। नंबर 2 ये कि जो हमारा साइबर नाइफ का जो ट्रीटमेंट है उसके लिए हम लोगों को कहते हैं कि आप हमारे पास कराची में हैं तो ज़रूर आ जाएं, लेकिन हमने पाकिस्तान के 167 शहरों से और 15 मुल्कों से लोगों को यहाँ बुला के ट्रीट किया। 15 मुल्कों से लोग हमारे पास आ चुके हैं, क्योंकि वहाँ अगर इंश्योरेंस नहीं है तो $1,20,000, अगर इंश्योरेंस है भी तो फिर भी $30,000, क्योंकि आपको एक अमाउंट पे करना होता है। तो एक्सपर्ट्स आते हैं, लेकिन अफ्रीका से उनके नेशनल भी आए हैं, अफगान नेशनल रेगुलर आते हैं। तो उनको हम ये कहते हैं कि एक आपके तवज्जो से बता दूं कि हमारा एक ईमेल एड्रेस cyberknifejpmc@gmail.com, cyberknifejpmc@gmail.com, या पेशेंट एड फाउंडेशन लिखें और उसकी साइट खुल जाएगी। तो हम कोशिश एक लोगों को इनकरेज करते हैं, पहले अपना डाटा हमें ईमेल कर दें। हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत बड़ी टीम है, 5 रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, उसके अलावा और भी एक बहुत बड़ा लोगों का स्टाफ है। तो विद इन 3 डेज़ हम उनको बता देते हैं कि आपका साइबर नाइफ हो रहा है, हो सकता है आप आ जाएं, अगर नहीं हो सकता तो बता देते हैं कि आप नहीं करने वाले। कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिनको हमें कहते हैं नहीं, आप मज़ीद हमें इंफॉर्मेशन भेजें, फिर हम बता सकेंगे हो सकता है या नहीं हो सकता। तो कराची के बाहर या दुनिया भर में cyberknifejpmc@gmail पे अपना केस भेज दें, हमारी टीम विद इन 3 डेज़ उसको रिस्पॉन्ड कर देती। अदरवाइज़ मंडे टू सैटरडे सुबह 9 से 1 बजे के दरमियान साइबर नाइफ की OPD होती है, लोग आते हैं, रिसेप्शन पे रजिस्टर होते हैं और हमारी टीम जो है उनको उसी दिन देख के उस पर अपनी ओपिनियन दे देती है। इसका मतलब है आप अगर पाकिस्तान कराची से बाहर लोग बैठे हैं तो उनको अगर वो अपने तमाम इंफॉर्मेशन, डॉक्यूमेंट, दस्तावेज़ात जो कुछ भी आप तक पहुंचा देते हैं तो विद इन 3 डेज़ आप उनको ये बता सकते हैं कि जी आप अंडर ट्रीटमेंट हैं, नहीं हैं, या आप अगर हैं तो कब आ सकते हैं और किस तरीके से आ सकते हैं। इसका मतलब है कि ये उनको वहीं पे आप उनको एक क्लास से एडवाइस मिल जाती है। मैं आपको बताऊं, हमारा जो अगर स्टेटिस्टिक्स, तो हमारे पास बहुत ज़्यादा मरीज़ वो जो कि साइबर मेरिट नहीं करते उनके केसेस आते हैं, तो हमारी टीम ना उसको बताती है कि ये नहीं हो सकता, एक गाइड भी कर देती है कि आपके लिए आपके शहर में क्या बेहतरीन ऑप्शन है। तो वो मरीज़ हमारे पास अगर 30 ईमेल्स आती हैं तो उसमें से 1 या 2 लिटरली मेरिट कर रही होती हैं साइबर नाइफ, बाकी दूसरे होते हैं। लेकिन चूंकि हमने अपनी टीम इसी मकसद के लिए बनाई है तो हमारी टीम उनको गाइड कर देती है कि आपके लिए क्या अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट है, और साइबर हो तो बुला लेते हैं। सर ये भी तो देखते होंगे ना आप, अगर कुछ फ़र्ज़ कीजिए ट्रीटमेंट है और साइबर से वो ट्रीटमेंट हो सकती है 100% क्योर, और आपके साथ आपके पास वो अर्ली स्टेजेस के किसी वक्त केसेस बहुत ज़्यादा आ गए हों जिसको मैनेज करना बहुत जल्दी ज़रूरी हो, वरना ये हो कि ये डिले हुआ तो 2nd 3rd स्टेज पे जा सकता है, उसके लिए भी कुछ करते हैं? तो हमारे पास देखें 2 तरह के ट्यूमर हैं। जैसे फ़र्ज़ करें आप डॉक्टर हैं, यू अंडरस्टैंड, ब्रेन के ट्यूमर्स हैं, एक्यूस्टिक न्यूरोमा है, श्वानोमा है, मेनिंजियोमा है। ये ऐसे ट्यूमर्स हैं कि अगर मैं उसको अभी ट्रीट कर लूँ या 3 महीने बाद कर लूँ तो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ने लगा। अच्छा। लेकिन एक इसी तरह एक ऐसा ट्यूमर है जो मैलिग्नेंट है, तो उसको फिर हम प्रायोरिटाइज़ करते हैं। अच्छा। उसको हम कह देते हैं कि आपको हम 3 हफ्ते बाद भी कर सकते हैं, 4 हफ्ते बाद। तो नेचुरली एक हमारा एक पूरा एथिकल प्रोटोकॉल है, उसी को हम तो अल्लाह की रज़ा के लिए कर रहे हैं, कोई कमर्शियल ऑब्जेक्टिव नहीं, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ सिंध एंड पेशेंट एड फाउंडेशन दोनों का ऑब्जेक्टिव यही है कि मरीज़ को फ्री फैसिलिटी देनी है, क्वालिटी फैसिलिटी देनी है जो दुनिया भर में किसी भी जगह पे उसको मिल रही है। तो इस वजह से कोई कमर्शियल ऑब्जेक्टिव ना होने की वजह से फेयर एडवाइस देते हैं, ठीक है। कमर्शियल ऑब्जेक्टिव हो, $1,00,000 आ रहा हो तो आप थोड़े से बदनीयत भी हो जाते हैं। इधर हम उसी को करते हैं जहां हमें 100 नहीं तो 99% ये हो कि इस मरीज़ को इसको फ़ायदा होना है, उसी को हम ट्रीट करते हैं। तो इस वजह से अल्लाह के शुक्र है वो हमारा जो एलिमेंट है। लेकिन सर यहाँ पर एक सवाल तो आएगा ना कि आप फ्री ऑफ चार्ज ट्रीटमेंट कर रहे हैं, अमेरिका में $50,000 से $90,000 बल्कि 120 हो गया।
ज़ाहिर है इसका ख़र्च भी तो होगा, इसकी मेंटेनेंस भी होंगी, इसके सिलसिले में आपको फाइनेंशियली सपोर्ट की ज़रूरत होगी, तो वो कहाँ से आपन करते हैं? तो देखें, हमने 2012 से लेके 2018 तक तो पेशेंट एड फाउंडेशन ने इसको लगाया और चलाया। 2018 में बिलावल भुट्टो साहब एक दफ़ा उन्होंने विज़िट किया और उसके बाद उन्होंने, और चीफ मिनिस्टर मुराद अली शाह साहब, इन्होंने विज़िट किया। इन्होंने कहा कि आज के बाद जो काम हमने आपका देखा है और जिस तरह उसकी उस वक्त तक रिकग्निशन वर्ल्ड वाइड हमारी हो चुकी थी, तो विल शेयर वील मैच डॉलर टू डॉलर। तो अब यूँ कह लें कि आधा एक्सपेंस जैसे मेंटेनेंस है वो गवर्नमेंट ऑफ सिंध बेयर करती है, आधा पेशेंट एड फाउंडेशन। हमारा ये है कि हमारे एक ग्रुप ऑफ सीनियर वो सिटीजन्स हैं जो कराची के डोनर्स हैं, जो हमें रेगुलरली कंट्रीब्यूट करते हैं। इसमें कॉर्पोरेट्स भी हैं, फैमिलीज़ भी हैं, इंडिविजुअल्स भी हैं, और आप कह लें बहुत से दोस्त भी हैं जो सारा करते हैं। तो बेसिकली आप अल्लाह की ज़ात चलाती है, हमें इस्तेमाल कर रही है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है मजीद आपको इसमें हेल्प की ज़रूरत है, या आप समझते हैं एनफ जो भी आपके साथ इस वक्त सपोर्टिव लोग मौजूद हैं, चाहे वो गवर्नमेंट हो, इंस्टीट्यूशंस हो, या दोस्त हों, या आपके पेशेंट एड हो, जो भी हैं, आप समझते हैं मजीद? बहुत अरसा JPMC के डिप्टी डायरेक्टर रहे हैं जी, तो आपको पता है JPMC बॉटमलेस है, जितना भी डालें कम ही पड़ता है। उसकी रीज़न क्या है कि JPMC एटलीस्ट सिंध के अंदर तो वाहिद हॉस्पिटल है या पूरे पाकिस्तान में जो नो रिफ्यूज़ल पॉलिसी है। कोई मरीज़ जब प्राइवेट में जाता है, उसके 2-4-5 लाख रुपए जब ख़त्म हो जाते हैं, या किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में कॉम्प्लिकेशन हो जाती है, या जो पेरिफेरी के अस्पताल हैं, तो उसको एक चिट्ठी दी जाती है कि आप जाए जिना हॉस्पिटल के अंदर। तो अब जिना हॉस्पिटल की नो रिफ्यूज़ल पॉलिसी की वजह से हमारा जो वॉल्यूम है, एमरजेंसी में 2000 मरीज़ अब डेली आता है। जिना अस्पताल 2.2 मिलियन पेशेंट को साल में एंटरटेन करता है। तो उस नो रिफ्यूज़ल पॉलिसी की वजह से हमेशा हमारी ज़रूरत बढ़ती है। जैसे मैंने बताया कि हमने पिछले 11 साल में 2011 में हम 1100 बेड के अस्पताल थे, अभी 2023 में 2208 है। तो हर साल 100 बेड कह लें पर एनम ऐड हुए। इसी तरह 2010 के अंदर 1 सीटी था, आप 5 सीटी हैं, 1 MRI था। तो हम अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग भी कर रहे हैं, और आई थिंक जितनी बड़ी हमारी पॉपुलेशन है, इसके साथ कोई भी बंदा जी, मैं यहाँ रोकूंगा डॉक्टर साहब आपको। नाज़रीन, एक छोटा सा ब्रेक लूँगा, फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, डॉक्टर साहब हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। ये प्रोग्राम थ्रू आउट वर्ल्ड जाता है और बहुत सारी जगहों पे हम देखते हैं कि हमसे राब्ते भी करते हैं, इंटरनेशनली भी लोग बहुत उनका ख्याल होता है कि वो वेलफेयर में काम करें, और अल्लाह ने उनको बहुत कुछ दिया वो होता है। अगर आपके इस इंस्टीट्यूट, ख़ास तौर पे ये जो आपका पूरा का पूरा रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट है, जिसमें अब टोमो भी है और ज़ाहिर है MRI और बहुत कुछ होता होगा उसमें, लेकिन ये जो आपने इंस्टॉल किया है साइबर नाइफ, इस सिलसिले में अगर आपको पाकिस्तान या पाकिस्तान से बाहर के लोग चाहते हों कि उसमें भी उनका भी कंट्रीब्यूशन हो, तो उसका प्रोसीजर क्या होगा? बड़ा सिंपल, एक ही वर्ड है, पेशेंट एड फाउंडेशन। पेशेंट एड फाउंडेशन JPMC खोलें, उस वेबसाइट के ऊपर सारी हमारी डिटेल है। हमारा तो हम तो रिक्वेस्ट इसी करते हैं ना, जब साइबर नाइफ की फिजिबिलिटी बन रही थी, मेरे जो बाकी बड़े मोतबर मेंबर्स हैं हमारे पैफ के, वो सबको यही था कि यार ये चलेगा कैसे। हमने कराची के कुछ बिजनेसमैन वगैरह को बुलाया, उनको प्रेजेंटेशन दी, उन्होंने कहा नहीं आपका सिस्टम मॉडल चलेगा ही नहीं, ये सस्टेनेबल है ही नहीं। लेकिन हमने कहा कि अल्लाह की मदद रही तो चलेगा, और अल्हम्दुलिल्लाह अब सब अप्रिशिएट। तो हम लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि ये एक मरीज़ जिसकी आप ज़िंदगी बचा सकते हैं, वो जो 90,000 लाख डॉलर का ट्रीटमेंट है, उस पर हमारा $1,000 एक्सपेंस आता है। तो हम लोगों को कहते हैं कि आपके यार साल में मैं एक कैंसर के मरीज़ का क्यूरेटिव इलाज करा दूंगा अपनी ज़कात से। तो आप $1,000 पेशेंट एड फाउंडेशन ज़कात में दे दें या डोनेशन में दे दें। तो टोमोथेरेपी के ऊपर हमारे $500 का एक्सपेंस है, दुनिया भर में $50,000 चार्ज किया जाता है। तो आप एक मरीज़ का अपनी ज़कात या डोनेशन से $500 से टोमोथेरेपी का इलाज करा दें। ये इलाज पाकिस्तान के अंदर, आप, मैं अस्पतालों के नाम नहीं लेना चाह रहा, वो 7 लाख से 17 लाख रुपए रेडियोथेरेपी के चार्ज कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन हमारा बिल्कुल एक्सपेंस है। इसी आप पेशेंट एड फाउंडेशन को अपनी ज़कात भी दे सकते हैं, डोनेशन भी दे सकते हैं। वी आर ऑडिटेड बाय फर्गूसन्स, और हम अपनी ज़कात का शरिया ऑडिट कराते हैं दारुल उलूम कोरंगी से, ठीक है। तो वो भी हमने उस चीज़ को भी इंश्योर किया है। फर्गूसन भी जी फर्गूसन से हमारे ऑडिटर हैं, और दारुल उलूम कोरंगी के मुफ्ती साहब हैं, हमारी ज़कात का ये प्रोसीजर है अगर कोई मदद करना चाहे। पेशेंट एड फाउंडेशन ये बताइए कि ये जो आपका, आपने साइबर नाइफ का तो काफ़ी बता दिया,
तो आप ये हमें बता सकते हैं 2012 से लेकर आज 2023 से कितने लोग साइबर नाइफ से मुस्तफ़ीद हो चुके हैं अब तक, पाकिस्तान या पाकिस्तान से बाहर, कुछ अंदाज़ा है ऐसे? जी, तो अब आप कह रहे हैं हम डेली पहले वाले पे जैसे 8 मरीज़ करते थे, अभी जो दूसरा यूनिट है उस पर 14 करते हैं, तो अराउंड आप कह रहे हैं कि हमने 5000 के करीब पेशेंट साइबर नाइफ से ट्रीट किए, ठीक है। इसी तरह फिर हमारा जो टोमोथेरेपी है और कोबाल्ट है, पिछले 12 साल में कोई 1,60,000 मरीज़ हमारे इस सेक्शन में आए हैं, जिनमें से कुछ की साइबर नाइफ हुआ है, कुछ का टोमोथेरेपी हुई है, कुछ की अदरवाइज़ हमने जो मेडिकल एडवाइस वगैरह वो दी है सर। अच्छा सर, एक्सपर्टीज़ पे हम अब आएंगे आपके थोड़ा सा कि इस ख़ास तौर पे ये तो बहुत ही अहम चीज़ है, इसके लिए तो आपने एक अच्छी टीम अरेंज की होगी और उस टीम को आया वो वही तरीक़ेकार है जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में अपॉइंट होते हैं लोग, या आपने इस सिलसिले में कोई प्राइवेटली टीम हायर की हुई है, या आपका प्रोसीजर थोड़ा सा डिफरेंट है? तो देखिए ना, जैसे मैंने पहले दोबारा वही बात रिपीट कर रहा हूँ कि हम कर रहे हैं अल्लाह की रज़ा के लिए और कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है, तो किसी चीज़ के अंदर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। हमारी जब 2012 में यूनिट लगा था तो डायरेक्टर रेडियो सर्जरी जॉर्ज टाउन वाशिंगटन यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल पहले केस के लिए इधर था, उनके साथ हमने फिर एक ही रिक्वेस्ट की थी कि हम चाहते हैं कि हमारे डिपार्टमेंट के अंदर, मैं तो रेडियोलॉजिस्ट हूँ, ठीक है, मेरा डिपार्टमेंट रेडियोलॉजी है, मैं अपना चैरिटी टाइम इधर लगाता हूँ जैसे बाकी हमारे चेयरमैन मुश्ताक छापरा साहब बाकी सारे मेंबर लगाते हैं, तो उस चैरिटी टाइम को लगाने के साथ हम इंश्योर करते हैं कि जो भी चीज़ हो वो वर्ल्ड की बेस्ट क्वालिटी। तो जॉर्ज टाउन वाशिंगटन यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल का एक डायरेक्टर रेडियो सर्जरी डॉक्टर रशीद तकरीबन हर साल आके हमारा क्लिनिकल वर्क का ऑडिट करता है, ठीक है। और अभी 10 साल की सक्सेस के बाद जो जॉर्ज टाउन के डॉक्टर शॉन कॉलिन, जो कि दुनिया का बहुत बड़ा नाम है, ये वाशिंगटन डीसी से 3 किलोमीटर पे उनका हॉस्पिटल है, उन्होंने 3000 पेशेंट प्रोस्टेट के किए हुए हैं। वो अभी फरवरी 2023 में कराची आए थे, 5 दिन उन्होंने गुजारे, हमारी चीज़ों का ऑडिट भी किया, बहुत चीज़ों के अंदर उन्होंने आगे का हमारा जो प्लान है वो भी सब उनसे डिस्कस किया। तो हम अपना क्लिनिकल ऑडिट भी कराते हैं और जॉर्ज टाउन से कराते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक की मेहरबानी से ये अभी जब फरवरी में आया था तो सीएम मुराद अली शाह साहब ने कहा यार ये इसको अगर आप मेरे घर ले आए खाने पे, नेचुरली बड़ी इनकी बड़ी कंट्रीब्यूशन है क्योंकि प्रो बोनो करते हैं। तो उधर उन्होंने कहा कि मैं 2 बातें आपको पूरे वसूख से कहता हूँ कि मैंने इनका पूरा डिपार्टमेंट अब देख लिया, जो काम जॉर्ज टाउन में मेरे पास होता है और जो काम आपके डिपार्टमेंट में होता है इसमें कोई फ़र्क नहीं है। मेरे पास एक लाहौर से मरीज़ आया था कुछ दिन पहले, उसको मैंने कहा वही जॉब कराना तो $1,20,000 है कराओ और वरना तो पाकिस्तान जाके करा लो। अल्हम्दुलिल्लाह तो हमारी पूरी कोशिश ये होती है। अच्छा, लोकल अरेंजमेंट जाहिर है, अब ये तो डॉक्टर्स स्पेशलिटी, अब ये सब लोग मेरे जॉर्ज टाउन के ट्रेंड हैं, ये इधर उधर ही हमने उनको भेजा है उनके पास ट्रेनिंग के लिए और रेगुलर भेजते रहते हैं। हमारे RTTs, हमारे फिजिस्ट, रेडियोलॉजिस्ट, रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट, ठीक है। एट द सेम टाइम हम उनको इनवाइट भी करते रहते हैं। डॉक्टर रशीद भी आते हैं, लेकिन डॉक्टर शॉन उसके अलावा भी लोगों को इंटरनेशनली हम इनवाइट करते रहते हैं ताकि एक बंदा जब इधर आ जाता है तो वो ज़्यादा लोगों को एक्सपोजर दे सकता है। तो कोई कॉम्प्रोमाइज़ की रीज़न ही नहीं है। माशाल्लाह। सर ये बताइए, अच्छा ये आपने हमें उसका बता दिया, थोड़ा सा टोमोथेरेपी का हमें थोड़ा सा बताइए कि इसमें जिस तरह आपने कहा कि जी उसका अर्ली स्टेज है, इसमें आप सेकंड एंड थर्ड एंड फोर्थ स्टेज को भी देख लेते हैं, तो इसकी क्या प्रोग्नोसिस होती है और क्या इसका? देखिए मैं आपको पूरी ईमानदारी से बताऊं, टोमोथेरेपी जब तक हमने भी इस्तेमाल नहीं की थी, मैं रेडियोलॉजिस्ट हूँ, रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट नहीं, लेकिन उस वक्त तक पढ़ा था। टोमोथेरेपी के भी बड़े मिरेकुलस रिजल्ट्स हैं, मैं अभी नाम नहीं ले सकता, लेकिन एक हमारे बड़े करीबी दोस्त, ठीक है, अब उनको 9 सेंटीमीटर का रेक्टम का ट्यूमर हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह हमने टोमोथेरेपी की, आज तकरीबन 1 साल 10 महीने हो गए, ट्यूमर को कंप्लीट रिस्पॉन्स आया। ये बहुत कम मशीनों पे होता है। तो जो फ़र्क है हमारी रेडियोथेरेपी जो हम टोमोथेरेपी पे करते हैं कन्वेंशनल वर्सेस, वो वही है कि ये 360 डिग्री से ट्यूमर को हिट करती है, ये एक वक्त में 40 बाई 150 सेंटीमीटर को कर सकती है। इसके अंदर बिल्ट इन CT स्कैन लगा हुआ है, हर रोज़ मरीज़ को लिटाने से पहले CT स्कैन करते हैं। इस पर तकरीबन 50-55 मरीज़ हम कर रहे हैं और इसका वर्कलोड जो है वो इतना बढ़ रहा है कि अभी अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस रमज़ान के अंदर अपनी फंड रेजिंग की है और 5 पाकिस्तान के शहरियों ने हमें उसका प्लेज कर दिया और अल्लाह ने चाहा तो हम तकरीबन 4 से 5 महीने विद इन 6 मंथ हम सेकंड टोमोथेरेपी लगाएंगे, क्योंकि इसमें पेशेंट आपको ज़्यादा मिलेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा होंगे। तो अब इसमें 2-3 चीज़ें हैं। एक जो है
जैसे साइबर पे ब्रेस्ट नहीं करते तो ब्रेस्ट बहुत है। इसी तरह जो हेड एंड नेक कैंसर है वो साइबर पे नहीं होता था। कराची के अंदर दुनिया भर में जब मुंह का कैंसर 5% होता है, कराची में ये 30% है। तो हमारे बहुत से पेशेंट है वो उनको हम करते हैं। इसी तरह ये कोलोरेक्टल कैंसर जो है वो भी टोमोथेरेपी पे, तो उसकी बहुत अच्छी एप्लीकेशंस है। अभी दुनिया का डाटा ये बता रहा है कि जो बाकी मशीनों पे जिन लोगों की रेडियोथेरेपी हुई कंपेयर टू टोमोथेरेपी, क्योंकि 10-12 साल पुरानी है, उनमें रिकरेंस नहीं हो रही। और रिकरेंस की सिंपल लॉजिक जो एक ही समझ आती है, क्योंकि ये 360 डिग्री से ट्रीट कर सकती है और बिल्ट इन सीटी स्कैनर है, तो हर दफ़ा आप एक्यूरेसी प्रिसिजन के साथ ट्रीट करते हैं। बिल्कुल। लेकिन नाज़रीन, जो हमने डॉक्टर साहब हमारे साथ हैं, अभी मज़ीद हमने बात करनी है। एक छोटा सा ब्रेक, फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। हमें थोड़ा सा JPMC की इम्प्रूवमेंट जो हुई है उस पर थोड़ा सा बताएं सर, ख़ास तौर पे JPMC इंक्लूडिंग रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट जो आपका है, आपने रन किया है। यकीन माने मैं भी जब डिप्टी डायरेक्टर JPMC था वहाँ काम किया है मैंने, तो डॉक्टर साहब को मैंने वहाँ पे बड़ा काम करते हुए देखा है। लेकिन मुझे नहीं उस वक्त इस बात का इतना अंदाज़ा नहीं था कि डॉक्टर साहब, एक मैंने न्यूरो सर्जरी को भी देखा था, क्या नाम था उनका, जुमा साहब, वो भी उन्होंने भी वो। तो ये हमें थोड़ा सा बताइए कि जिना हॉस्पिटल के अंदर आप अपने डिपार्टमेंट के साथ साथ, मैं एक यहाँ पे बता दूँ नाज़रीन कि जिना पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल सेंटर का एक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होता है, उसके नीचे फिर डिप्टी डायरेक्टर्स वगैरह होते हैं। तो एक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पोजीशन जो है वो डॉक्टर साहब को कई दफ़ा ऑफ़र होती है, लेकिन वो ये क्योंकि चैरिटी के हवाले से या वेलफेयर के हवाले से इतना ज़्यादा इन चीज़ों में इन्वॉल्व है, और अगर नहीं होते और ये अगर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होते तो ये डिपार्टमेंट शायद आज इंटरनेशनली इतना रिकग्नाइज नहीं होता, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन की अपनी प्रॉब्लम होती है, वो हम समझते हैं। तो सर जिना का थोड़ा सा देखिए ना, आप तो ग्लैमर वर्ल्ड के अंदर आ गए, हमने वहीं तो छोड़ा है, ठीक है। तो लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर जुम्मा आपने अभी जब आ रहा था जना से, तो डॉक्टर जुम्मा हफ्ते में, आज उनको रिटायर हुए 14-15 साल हो गए, आते हैं हर हफ्ते में 2 दिन जना को देते हैं, प्रो बोनो आते हैं, ठीक है। हमारे कैंसर के जितने ब्रेन के केसेस होते हैं उनको वो साइबर के उनको रिव्यू करते हैं। अभी देखें, जना हॉस्पिटल जब तक फेडरल गवर्नमेंट में था, मैं अगर थोड़ा सा इजाज़त दें, देखें 1950s-60s के अंदर जना अस्पताल जैसा अस्पताल पूरे रीजन में कहीं नहीं था, मिडिल ईस्ट में भी कहीं नहीं था, ठीक है, UAE में भी कहीं नहीं था। लेकिन कैपिटल शिफ्ट होने के बाद ₹1 का डेवलपमेंट वर्क जना अस्पताल में फेडरल गवर्नमेंट ने नहीं किया, इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट गवर्नमेंट के किसकी गवर्नमेंट थी। 2010 के बाद से अभी अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 11 साल में ये 1100 से 2208 बेड का हॉस्पिटल बना है। तो ये डेवोल्यूशन के बाद से चीफ मिनिस्टर साहब एंड मैडम हेल्थ मिनिस्टर दोनों एक फ़ोन पे असेसेबल होते हैं। किसी भी किस्म का कोई भी जो हम डेवलपमेंट करना चाह रहे हैं उसके अंदर कोई रुकावट नहीं आई। अभी इस बजट के अंदर उन्होंने जना को 1100 से 2208 बेड का अस्पताल नोटिफाई किया, नंबर 1। नंबर 2, इन्होंने 1 जुलाई से जना अस्पताल के अंदर 1950 नई पोस्ट क्रिएट की हैं, क्योंकि वर्कलोड इतना बढ़ गया है, ये सारा कुछ मसला था। तो ये डेवलपमेंट पिछले 11 साल में। अभी सर्जरी टावर का आप बता रहे थे सर, अल्हम्दुलिल्लाह आप आके देखें, कोई भी आके देखे, जना अस्पताल का जो सर्जिकल टावर है 550 बेड का 9 स्टोरी बिल्डिंग है, ये स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटी है। आप किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल के साथ उसको कंपेयर कर सकते हैं। नो कैश काउंटर। अभी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे एक डोनर हैं सरदार यासीन साहब, 4.5 बिलियन रुपीज़ उन्होंने सरदार यासीन मलिक मेडिकल कॉम्प्लेक्स की प्लेज की है। इंशाल्लाह हम विद इन 1-2 मंथ्स। बड़े ओल्ड आपके डोनर ये जी बिल्कुल। तो अब हम मेडिकल टावर भी बनाने लगे हैं 550 बेड का, ताकि एक ही बिल्डिंग के अंदर OPD और हर तरह की फैसिलिटी, ICU, एंडोस्कोपी, सब स्पेशलिटी जो है ना उसमें आ जाए। अभी आप पूछ रहे थे कि मेडिकल के 3 यूनिट, अब उसमें 6 नहीं बल्कि 8 यूनिट हो जाएंगे। ICU भी होगा, डर्मेटोलॉजी भी होगा, ये जो हेमाटोलॉजी है, ये सब फैसिलिटी। तो जना के अंदर पिछले 10 साल के अंदर बहुत ग्रोथ जब हुई है। से ये सिंध गवर्नमेंट ने काम किया, वरना तो फेडरल गवर्नमेंट, आप सही कहते हैं, फेडरल गवर्नमेंट तो फंड देती नहीं थी। नहीं, तो दूसरा वो अंडरस्टैंड भी नहीं करते थे। मैं एक दफ़ा उनके पास बहुत सारे वो थे, जिना अस्पताल की हॉस्पिटल था, बहुत नेग्लेक्ट हुआ है एक लिहाज से। आप समझते हैं कि आप कंसंट्रेट कर रहे हैं, जनाब मुराद अली शाह साहब भी, हेल्थ मिनिस्टर साहिबा भी, बिलावल भुट्टो पर्सनली सुना है कि NICVD कराची और आपके जिना पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल सेंटर NICH तीनों को एब्सोल्युटली बहुत पर्सनल लेवल पे
अभी उन्होंने फ़िज़ाइया का ये इस्लामाबाद के अंदर कोई इनाग्रेशन था, तो मैं वो टीवी पे ही देख रहा था, तो उधर भी उन्होंने बाकायदा साइबर नाइफ को मेंशन किया। और अल्हम्दुलिल्लाह गवर्नमेंट ऑफ सिंध की बिलावल साहब, सीएम साहब, मैडम मिनिस्टर, तीनों जो भी प्रपोजल अल्हम्दुलिल्लाह हम जेपीएमसी के लिए लेके जा रहे हैं उसको उन्होंने अप्रूव। अच्छा, जिना के इर्द गिर्द जो इंक्रोचमेंट है और उस जगह पे जो आपके दूसरी जो प्रॉब्लम्स है, ख़ास तौर पे जो वहाँ पर आपका सैनिटेशंस के मैटर, दूसरी चीज़ों के, इसके ऊपर भी गवर्नमेंट कुछ हेल्प कर रही है। बड़ा मेजर हॉस्पिटल है लेकिन उसकी सराउंडिंग जो है वो बड़ी डिफ़िकल्ट है, प्रॉब्लम्स हैं, सैनिटेशन बड़ा डिस्टर्ब रहता है वहाँ। देखें, दो बातें, एक तो आप एक दिन चक्कर लगा के देखिए, आपकी टीम ने भी देखा है जनाब, आप एंटर होते हैं तो लेफ़्ट साइड पे तो हर चीज़ नहीं है। एक मेन जनाब जैसी एंट्रेंस के बाद एक लेफ़्ट साइड पे बिल्डिंग है जो ब्लड बैंक बिल्डिंग है। इंशाल्लाह 12 महीने के बाद ये पूरी बिल्डिंग भी आपको बिल्कुल कम्प्लीटली नई नज़र आएगी। तो हमारा अगले 3 साल के अंदर जिना विद इट्स इंफ्रास्ट्रक्चर पूरे का पूरा ऐसा ही होगा जैसा साइबर नाइफ है। और अल्हम्दुलिल्लाह उसके लिए हमारे पास मोर लेस डोनर्स जो हैं उन्होंने प्लेज किया हुआ है। और हमारा ऑब्जेक्टिव भी यही है कि पूरे का पूरा जिना ऐसा ही हो, चाहे मेडिकल हो या पल्मोनोलॉजी हो, सर्जिकल हो, हर फैसिलिटी जो है एट पार हो, ताकि जो भी मरीज़ यहाँ पे आता है उसको सबको इक्वल क्वालिटी फैसिलिटी मिले। जिना पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल सेंटर जो है ये इसका स्टेटस है। और सियासत व्यासत चल रही है सर जिना के अंदर, या अभी कुछ अब आजकल हालात क्या है? एक ज़माने में बड़ी सियासत जी भी जी सियासत का एक आखिरी जुमला फिर मैं जी लेकिन वो ख़त्म नहीं हो सकती कभी भी। नहीं, अब बहुत कम है, बहुत टीम वर्क आता है सर, अब काम कर जनरली इस वक्त मैं कह सकता हूँ कि ऑल टाइम वो यंगस्टर, एक नया डायरेक्टर भी जो आए हैं जिसको आप जो पोस्ट आपने छोड़ी है जो आए वो भी जी शायद रसूल है। तो आई थिंक काफ़ी हद तक हारमोनी है और कोई इस तरह की बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स सिचुएशन ऐसी नहीं है। बहुत शुक्रिया सर, किसी और स्टेज पे इंशाल्लाह हम आपके साथ, हो सकता है मैं हॉस्पिटल में प्रोग्राम करूं और आपके साथ ही वो करूं। आज हमारी पूरी कोशिश होगी कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट, आप यकीन मानिए, मैं उस इंस्टीट्यूशन का डिप्टी डायरेक्टर, मैं डॉक्टर, लेकिन मुझे इतनी इन्फॉर्मेशन साइबर नाइफ और ये टोमोग्राफी के बारे में नहीं, थेरेपी के बारे में नहीं थी, जो कि आज मुझे ये पता चला है। तो जाहिर है कि हमारा भी हिस्सा होना चाहिए, अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। 2 तरह की चीज़ें इसमें आपके सामने आएंगी। एक तो वो जो पेशेंट्स आप तक नहीं पहुंच रहे हैं अर्ली स्टेज पे और वो बेचारे रह जाते हैं और पैसे नहीं होते हैं, वो रास्ता बनेगा। और दूसरा, जो बड़े बड़े डोनर जो हमसे रब्ता भी करते हैं अक्सर कि जी हम कहाँ कराची में पैसा लगाएं, पाकिस्तान में लगाएं, फला लगाएं, इंटरनेशनली जब हम सेमिनार में जाते हैं तो वहाँ लोग पूछते हैं, तो वो भी उनको रास्ता मिलेगा ताकि वो अपने वेलफेयर को। डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने बड़ा कीमती, और कोई जुमला अगर आप लास्ट में कि हमारा पैफ ने कभी पहले इंटरनेशनल अकाउंट नहीं खोला था, अब तकरीबन 2 महीने पहले पेशेंट एड फाउंडेशन ने अपना यूएस में अकाउंट खोल लिया, वहाँ भी कोई डोनेशन देगा तो जरा सा हमें उसको किसी वक्त व्हाट्सएप कर दे कि हम उसको मैं वो शेयर अकाउंट क्या है क्या नहीं। और अदरवाइज पेशेंट एड फाउंडेशन जेपीएमसी पे ये तो हर चीज़ डिटेल में मौजूद है। और बाकी मैं अब तक के शफकत साहब का भी शुक्रिया अदा करूँगा, उन्होंने भी जब हम इमरजेंसी रेनोवेट कर रहे थे तो हमें 4 बॉडी का एक मॉर्ग डोनेट किया था, अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी यूज़ हो रहा है। और अब हमारी जो जेपीएमसी की मॉर्ग है वो भी बड़ी स्टेट ऑफ द आर्ट है, आप कभी किसी वक्त आए देखें। तो यहाँ सियासत से थोड़ा सा हमें निकाल के, थोड़ा सा यहाँ लोग अक्सर पूछते हैं, लेकिन वो मुझसे किसी ने पूछा कि डॉक्टर साहब आप मेडिकल किया है, माशाल्लाह आपने एमसीपीएस भी किया है, फला किया है, ये किया, आप इधर आ गए हैं तो मरीज़ का क्या होगा? मैंने कहा यार सियासत के मरीज़ इतने ज़्यादा हो गए हैं कि हमें इधर आना पड़ा है, इस तरफ के मरीज़ कम हो गए हैं, बहुत डॉक्टर हैं। तो डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह किसी स्टेज पे और बात करें। नाज़रीन, डॉक्टर दानिश को याद दीजिए, अल्लाह हाफिज़।